नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है आस्था के नाम पर रचे गए एक ऐसे जाल की जहां भगवान का नाम लिया गया लेकिन खेल खेला गया शैतान का। नासिक का कप्तान अशोक खरात। नासिक का ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान को हथियार बना लिया। अशोक खरात जो खुद को कप्तान कहलवाता था, एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी, लेकिन असली खेल उसने रिटायरमेंट के बाद ही शुरू किया। उसने धीरे धीरे खुद को ज्योतिषी, तांत्रिक, आध्यात्मिक गुरु और समस्याओं का अंतिम समाधान बताने वाला व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उसका दरबार कोई साधारण जगह नहीं थी। वहाँ एंट्री लेते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता था। अंधेरा माहौल, रहस्यमयी वस्तुएं और एक ऐसा सेटअप कि सामने वाला पहले ही मानसिक रूप से उससे प्रभाव में आ जाए। और यहीं से शुरू होता है विश्वास का पहला चरण जो बाद में शोषण में बदल जाता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं रहता था बल्कि बार बार बुलाया जाता था। समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और पूजा करनी होगी, ऐसे बहानों से एक नियमित संपर्क बनाया जाता था। और यही लगातार संपर्क एक रिश्ते का भ्रम पैदा करता था जहां सामने वाला इंसान ये मान बैठता था कि उसका आखिरी सहारा है। और यहीं से वो पूरी कहानी शुरू होती है। इसी तरह से उसके नियंत्रण में वो व्यक्ति आ जाती हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं को फंसाने का साइकोलॉजिकल ट्रैप समझते हैं। इस केस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि समझना कि महिलाएं आखिर फंसी कैसे। ये कोई अचानक होने वाला अपराध नहीं था बल्कि एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल गेम था। महिलाएं जब उसके पास जाती थी तो वो उनकी पर्सनल लाइफ के सवाल पूछता था। शादी में दिक्कत है क्या, पति पत्नी के रिश्ते, आर्थिक परेशानी, संतान की चाह और फिर उन्हीं कमजोरियों को पकड़कर डर पैदा करना। ये अशोक खरात की स्टाइल थी। वो कहता था कि तुम पर बहुत बड़ा संकट है, अगर अभी उपाय नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे शब्दों से वो महिलाओं को भावनात्मक रूप से तोड़ देता। जब इंसान डर में होता है तो वो सवाल पूछना बंद कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी उन तमाम महिलाओं की। वो सिर्फ डर ही नहीं पैदा करता था बल्कि खुद को उस डर का इकलौता समाधान भी बताता था जिससे महिला के पास कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि जहां पीड़िता अपने परिवार से ज़्यादा उस व्यक्ति पर भरोसा करने लग जाती थी और यही भरोसा उसे और भी गहराई में ढकेलता चला जाता था। अब देखिए, शुद्धिकरण के नाम पर गंदा खेल कैसे खेला गया वो भी समझाते हैं। इसके बाद अब आता है सबसे खतरनाक फेज, शुद्धिकरण। महिलाओं को बताया जाता था कि उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा हैं जिसे निकालने के लिए एक विशेष पूजा अर्चना करनी होगी। यहाँ पूजा किसी मंदिर में नहीं बल्कि बंद कमरे में होती थी और वहीं पर तथाकथित गुरु उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता, उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा करने का घिनौना खेल खेलता और उसे धार्मिक प्रक्रिया का नाम देता। कुछ मामलों में तो उसने नकली विवाह तक कर लिया ताकि महिलाओं को ये लगे कि ये सब कुछ धार्मिक चीज़ है और धार्मिक और वैध बात है। सोचिए आस्था का कितना खतरनाक इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और ये सब एक बार नहीं बल्कि कई बार, कई चरणों में होता था। तो देखिए, पहला शुद्धिकरण, दूसरा शुद्धिकरण, अंतिम प्रक्रिया, हर बार एक नई कहानी, लेकिन अंत वही, शोषण, बलात्कार। ये एक ऐसा जाल था जहां धर्म की भाषा का इस्तेमाल करके अपराध को सही ठहराया जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि कई बार महिलाओं को नशीला पदार्थ दिया जाता था ताकि वो पूरी तरह से होश में न रहें। आधी बेहोशी की हालत में उनके साथ जो होता उसके बाद मैं दैवीय प्रक्रिया कहकर समझाया जाता और अगर कोई सवाल उठता तो तुरंत डर, अगर किसी को बताया तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये पूरी तरह से मानसिक गुलामी थी जहां पीड़िता खुद को ही दोषी मानने लग जाती थी।
अब देखिए धीरे धीरे ये डर इतना गहरा बैठ जाता है कि महिलाओं को ये लगने लगता था कि शायद ये गलती जो है वो महिलाओं की गलती है, शायद वही गलत है और यही अपराधी की सबसे बड़ी जीत होती है। जब पीड़ित खुद को दोषी मानने लगे, ये सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर किया गया एक कब्जा था। अशोक खरात इसमें बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हुआ करता था। वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके जरिए ब्लैकमेल का जाल भी अशोक खरात ने बुना। ये मामला और भी खतरनाक तब हो जाता है जब सामने आता है उसका ब्लैकमेल नेटवर्क। पुलिस को उसके पास से दर्जनों आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जिनमें कई महिलाएं थीं। ये वीडियो उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। पहले वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, फिर शोषण करता और फिर उन्हीं वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल भी करता था। अगर किसी को कुछ भी बताया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा, यही डर सालों तक कई महिलाओं को चुप रखता था। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक संगठित शोषण तंत्र था। इन वीडियो के जरिए वो सिर्फ चुप नहीं करता था बल्कि कई बार उसी महिला को दोबारा बुलाने और शोषण जारी रखने के लिए मजबूर भी करता था। यानी जाल से बाहर निकालने का कोई भी रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था। अब इसमें केवल अशोक खरात मास्टरमाइंड तो है, लेकिन उसका असिस्टेंट भी समहाउ उसमें इन्वॉल्व था। असिस्टेंट और अंदर का नेटवर्क क्या कहलाता है ये भी समझने की आप समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा खेल अकेले अशोक खरात नहीं चला सकता था और चला भी नहीं। उसके साथ उसका स्टाफ, असिस्टेंट और करीबी लोग भी जुड़े हुए थे। ये लोग महिलाओं को अपॉइंटमेंट देते, उन्हें अंदर भेजते और बाद में उन पर नज़र भी रखते। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक कर्मचारी ने ही अंदर की सच्चाई उजागर की। उसने ये बताया कि उसकी अपनी पत्नी को भी इसी जाल में फंसाया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और धमकाया गया। यही ये केस का रुख बदल गया, क्योंकि पहली बार अंदर का आदमी सामने आया। उसकी पत्नी 28 साल की एक महिला है और उसके साथ भी इसी तरह की जो कोशिश है अशोक खरात की ओर से की गई। पहले उसे बुलाया जाता, फिर उससे उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश वो करता था, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर डराया और धमकाया भी जाता था। अब इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा था। इस पूरे मामले में हनी और पावर का भी अंधविश्वास सामने आया है। बात अब उस एंगल की कर लेते हैं जो इस केस को और भी विचलित करता है। महंगे हनी का खेल। जांच में ये सामने आया है कि वो लाखों रुपए का विशेष शहद इस्तेमाल करता था जिसे वो अपनी ताकत और क्षमता बढ़ाने का माध्यम बताता था। महिलाओं को भी ये विश्वास दिलाया जाता था कि ये एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके साथ ही वो महंगे पत्थर, बीज और नकली वस्तुएं बेचता जिन्हें ऊर्जा से भरपूर बताया जाता था। यानी कि एक तरफ शोषण तो दूसरी तरफ करोड़ों की ठगी, दोनों एक साथ चल रहे थे। जो शहद वो खरीदता था उस शहद की कीमत लाखों में बताई जाती है। यानी कि 1 किलो का अगर आप शहद खरीद रहे हैं तो कुछ तो 2.5-3 लाख रुपए का वो शहद 1 किलो के भाव से वो खरीदता था, जिससे वो ग्रहण करने के बाद उसकी क्षमता जो है, शारीरिक क्षमता बढ़ती थी और दिन में 5 से 7 महिलाओं के साथ वो शारीरिक संबंध जो है वो प्रस्थापित करता था। और इसी नेटवर्क और ठगी के जरिए उसने करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कर ली थी, जो सिर्फ पैसे की कहानी नहीं बल्कि उस भरोसे की कीमत है जो लोगों ने उस पर किया था। अब देखिए डर का सेटअप, नकली सांप और तांत्रिक माहौल, ये भी एक पूरे इस केस का एंगल बताया जाता है। अशोक खरात का पूरा सेटअप एक फिल्मी सीन जैसा था। कमरे में नकली सांप, टाइगर स्किन, अजीब आवाजें और ऐसा माहौल कि कोई भी सामान्य इंसान डर जाए। ये सब जानबूझकर किया जाता था ताकि सामने वाला पहले ही मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। जब इंसान डरता है तो वो तर्क करना बंद कर देता है और बस वही मानता है जो सामने उसके आता है या फिर जो सामने वाला कहता है। यही उस खरात की सबसे बड़ी ताकत थी, डर का मनोविज्ञान। ये एक तरह का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था जहाँ हर चीज़ इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि सामने वाला व्यक्ति खुद को छोटा और कमज़ोर महसूस करे और सामने वाला जो खुद खरात हैं वो खुद को शक्तिशाली, उस महिलाओं के सामने खुद को शक्तिशाली बताए। अब महिलाएं क्यों फंसती रहीं, इसका कड़वा सच भी है।
सबसे कठिन सवाल यह है कि महिलाएं आखिर इतनी बड़ी संख्या में फंसी क्यों? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि समाज, परिस्थितियां और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत निर्णय तीनों जिम्मेदार हैं। शादी का दबाव, संतान की चाह, पारिवारिक समस्याएं और सबसे बड़ा समाज का डर। कई महिलाएं अपनी समस्या किसी से शेयर नहीं कर पाती थी और जब कोई भगवान का आदमी समाधान देने का दावा करता था तो वो उस पर भरोसा कर लेती थी, क्योंकि अशोक खरात खुद को भगवान का आदमी बताता था। लेकिन यहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम सवाल करें, क्या बिना जांच पड़ताल किए, बिना जांचे परखे किसी पर इतना भरोसा करना सही है? ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सामाजिक आईना है जो दिखाता है कि अंधविश्वास आज भी कितना गहरा है। अब इस पूरे मामले में अशोक खरात आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। अशोक खरात की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। ये गिरफ्तारी भी एक फिल्मी स्टाइल में की गई गिरफ्तारी है। इस केस का क्लाइमैक्स भी किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस को डर था कि अगर भनक लग गई तो वो भाग सकता है, अशोक भाग सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। रात के समय अशोक खरात के बंगले के बाहर चोर चोर चिल्लाकर हंगामा किया गया। जैसे ही अंदर अफरा तफरी मची, पुलिस टीम ने मौके का फायदा उठाया और सीधे बेडरूम में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला और वहीं खत्म हो गया है उसका साम्राज्य। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उस डर के साम्राज्य का अंत था जो सालों से लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। पैसा, पावर और साइलेंस, ये भी एक एंगल है इस पूरे स्टोरी का। लेकिन जिस तरह से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस पूरे केस में कई लोग जुड़े हुए थे। इस व्यक्ति के पास वो पावर था जिससे वो लोगों को नियंत्रण में ला सकता था, और इसी के ज़रिए कई ऐसी भी महिलाएं थी जिनका नाम समाज में है, जो अधिकारी हैं, जो उच्च शिक्षित हैं, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, बावजूद इसके वो इस अशोक खरात के जाल में फंसी गई। ये मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पावर का भी है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति, जमीन और प्रभावशाली लोगों से संपर्क था, और यही वजह थी कि सालों तक कोई भी अशोक खरात के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब अपराध के साथ पैसा और पावर जुड़ जाता है तो सच्चाई सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन जब आती है तो सब कुछ उजागर कर देती है। और ये वही चुप्पी थी जिसने उसे इतना बड़ा बनने दिया, और वही चुप्पी जो आखिरकार टूट गई। एक शिकायत और पूरी कहानी ही बदल गई। हर बड़े केस की शुरुआत एक छोटी हिम्मत से होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक महिला ने आगे आकर शिकायत दर्ज कराई और फिर धीरे धीरे कई महिलाएं सामने आने लगी। पुलिस ने एसआईटी बनाई, जांच शुरू हुई और हर दिन नए खुलासे सामने आते गए। ये मामला हमें ये सिखाता है कि अगर एक आवाज़ उठे तो सन्नाटा टूट सकता है, और जब सन्नाटा टूटता है तो सिर्फ एक आरोपी नहीं, पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाता है। आस्था जब सवाल पूछना बंद कर देती है तो अंधविश्वास भी बन जाती है, और अंधविश्वास ऐसे कप्तान पैदा करता है। यही कहानी सिर्फ अशोक खरात की नहीं है, ये कहानी उस समाज की भी है जो डर और भरोसे के बीच फर्क करना भूल जाता है।